अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारे पास जो चैप्टर नंबर 5 का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ग्रेविटेशंस। इसमें जो हमने चीज़ें पढ़नी है, पहले हम थोड़ा सा आउटलाइन देख। पहला जो हमारे पास जो मेजर कंसेप्ट है वो हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, मेजर ऑफ मास ऑफ अर्थ है, वेरिएशन ऑफ जी वैल्यू। जो हमारे पास ग्रेविटेशनल की वैल्यू है वो चेंज कैसे होती है विद एल्टीट्यूड, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है चैप्टर में ग्रेविटेशन के, सबसे पहले इसमें बताया हुआ है कि जो ग्रेविटेशन का कंसेप्ट दिया था वो सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। 16 यहाँ पर 1665 में, जब वो एक एप्पल के दरख्त के नीचे बैठ के ये ऑब्जर्व कर रहा था कि जो हमारे पास डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, ये रिवॉल्व क्यों करते हैं, ये घूम क्यों रहे हैं सूरज के गिर्द। तो इनकी मोशन को ऑब्जर्व करते हुए अचानक इसके सर के ऊपर एक एप्पल गिरा और इसने सोचना शुरू कर दिया कि ये क्यों, क्या कोई ना कोई क्या फोर्सेस है, कौन सी फोर्सेस के ऊपर एक्ट कर रही है जिसकी वजह से ये नीचे डाउनवर्ड मूव किया है। तो इस पर उसने गौर व फ़िक्र किया, उसने काफ़ी रिसर्च की और इन द एंड उसने फाइंड कर लिया कि हमारे पास एक फ़ोर्स है जिसके थ्रू जो हमारे पास अर्थ है डिफरेंट बॉडीज़ को अपनी तरफ खींचती है। और जो हमारे पास सन के गिर्द जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, उसकी नेचर भी इसी फ़ोर्स की नेचर की तरह ही है, सेम ही है। तो उसने दोनों का जो सॉल्यूशन था वो फाइंड आउट कर लिया कि क्यों, किस वजह से हमारे पास जो प्लैनेट्स हैं वो सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारा का सारा यही जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, यही लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में। तो इसमें कुछ बातें आपको याद रखनी चाहिए कि सबसे पहले ग्रेविटेशन का कंसेप्ट किसने दिया, आइजैक न्यूटन ने दिया। और कब दिया, 1665 में। तो ये सम टाइम वो एमसीक्यूज के टाइप पूछ सकता है। अब जो पहला इसका जो टॉपिक है वो हमारे पास है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ इसमें ना ये वही चीज़ जो पहले पैराग्राफ में लिखी हुई है वही, कि हमारे पास कोई ना कोई बेटा सिंपल बात ही है। जो ग्रेविटेशन का लॉ है वो ये कहता है कि इस कायनात में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, हर हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करता है वो डिपेंड करता है उन दोनों के मैसेज पे, उन उन प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, उन दोनों के प्रोडक्ट मैसेज के प्रोडक्ट के, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये हमारे पास जो फोर्स है वो उन बॉडीज पे अट्रैक्ट कर रही होती है। सिंपल है। जैसे हमारे पास दो चेयर्स के दरमियान जो आपस में पास पास पड़ी हुई हैं, उनके दरमियान भी हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो वो मूव नहीं करती, उसकी वजह ये होती है कि हमारे पास यहाँ पर अभी हम फार्मूला ड्राइव करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस वजह से हम, जैसे अदरवाइज अगर हमारे दरमियान भी और दीवार के दरमियान भी, यहाँ कोई किसी भी बॉडी के दरमियान दो बॉडीज के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको हम ग्रेविटेशन की फोर्स बोलते हैं। और जो हम वो आपको मैं बता देता हूँ कि क्यों हम दीवारों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते या किसी दूसरी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। उसके रीज़न है हमारे पास, और वो क्योंकि वो फोर्सेस बहुत ही माइनर फोर्सेस है, डिपेंड कर रही होती है मैसेज पे। अभी अभी डिस्कस करते हैं तो आपको आइडिया आ जाता है। तो मैंने ये जो हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था वो यही था, वो आपको मैंने बता भी दिया कि दुनिया में जितने भी दुनिया में कोई भी बॉडी है, वो दो बॉडीज हैं, वो आपस में अट्रैक्ट कर रही है विद ईच अदर को, एक दूसरे को, विद द फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। वो जो फोर्सेज है, कितनी फोर्सेज है वो डिपेंड करेगी उनके प्रोडक्ट के मैसेज के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके स्क्वायर की इनवर्सली। बेटा जैसे ये हमारे पास एक बॉडी m1 है, एक बॉडी m2 है, ये एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करेंगी। कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करेंगी वो डिपेंड करेगा इनका मैसेज कितना है, इनके प्रोडक्ट के मैसेज के m1 और m2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना प्रोडक्ट है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारे पास ये जो हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू वो भी दी हुई है।
तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m1, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। डिस्कस द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, consider two body of mass m1 and m2, the distance between the center of mass is d as shown in figure, उसने ये डिस्टेंस भी दे दिया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ विद with which the body m and m1 m2 are separated by a distance attract each other given by, कह रहा है कि ये कितनी फोर्सेस के थ्रू आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो हमारे पास के प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, इनके मैसेज के प्रोडक्ट क्या, जो पहला पार्ट है हमारे पास जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, और दूसरा पार्ट है कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्केयर के हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, उसके डिस्टेंस के। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं दोनों पार्ट्स को, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैसेज के, उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उनके डिस्टेंस के। और जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन को खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी, जो कि हमारे पास एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। Here g is a proportional constant, it is called a universal constant। इसकी वैल्यू बेटा चेंज नहीं होती। जो कैपिटल जी है ये अपने याद रखना, एमसीक्यूज में आता है, यहाँ पर हमने स्मॉल जी की भी बात करनी है। तो यह जो हमारे पास कैपिटल जी है, दिस इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कहीं पे भी चेंज नहीं होती पूरी कायनात में। जहाँ पर भी चले जाएंगे जी की वैल्यू हम कांस्टेंट ही कंसिडर करेंगे, लेकिन कैपिटल जी की। लेकिन स्मॉल जी होता है उसकी वैल्यू चेंज होती है, जैसे ही हम उसकी जो मून पर वैल्यू है वो अलग है, जो अर्थ पर है वो अलग है, मरी में अलग है, जहाँ पर हमारे पास कराची में अलग है। तो ये डिपेंड करता है हाइट पे, स्मॉल जी की वैल्यू पे। लेकिन ये जो हमारे पास कैपिटल जी है, इसकी वैल्यू हमारे पास यूनिवर्सली कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। इसकी यहाँ पर दिया हुआ है, इट्स वैल्यू इज सेम एनीवेयर, कहीं पे भी जाएंगे इसकी वैल्यू हम सेम ही कंसिडर करेंगे। ऐसा यूनिट, इन ऐसे यूनिट इसकी वैल्यू हमारे पास ये है, ये आपने याद रखनी है, अमेरिका में बहुत बार हम इसको यूज करेंगे। 6.673 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ जी। ये देखिए बेटा कितनी स्मॉल वैल्यू है हमारे पास, 10 की पावर माइनस में जा रही है, मतलब कितने 0 0 0 0 करके 11 जीरो लगाएंगे पहले 6 से, तो फिर हमारे पास ये, तो वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ जी। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट अराउंड अस इज वेरी स्मॉल एंड वी डू नॉट फील इट। तो हमारे पास जो ये इस स्मॉल जी की वैल्यू की वजह से हमारे पास जो पास पास ऑब्जेक्ट हैं हमारे इर्द गिर्द, वो उनके वो वेरी स्मॉल होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्मॉल है, जिसको हम ऑब्जर्व नहीं करते यूजुअली। तो द ग्रेविटेशनल, लेकिन जो हमारे पास अर्थ है ना, अब देखिएगा यहाँ पर चीज किस किस चीज पर डिपेंड करी अर्थ के। अगर हम यहाँ पर मैस अर्थ का लेंगे तो विच इज अ बिग बिग मैस, तो ज्यादा मैस है तो ज्यादा फोर्स। अब हमारा और जो चेयर के अंदर मैस है जो पड़ी हुई है हमारे पास, तो इतना ज्यादा नहीं है, विच इज नॉट टू मच एज कम्पेयर टू अर्थ, मैस ऑफ द अर्थ। तो मैस ऑफ अर्थ और जब हमारा बॉडी है, जैसे हम कोई बॉडी ऊपर को फेंकेंगे, तो मैस ऑफ अर्थ और उस बॉडी के दरमियान जो फोर्सेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उनके प्रोडक्ट के। जब यहाँ पर एक मैस ऑफ अर्थ आ जाएगा विच इज बिग मैस, तो सारी बात है फोर्स भी ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए हमारे पास अर्थ जो है वो अट्रैक्ट, सिंस द मास ऑफ द अर्थ इज वेरी लार्ज, इट अट्रैक्ट नियर बाय ऑब्जेक्ट विद अ सिग्निफिकेंट फोर्स। तो मैथ अर्थ ज्यादा है जिसकी वजह से वो स्मॉल मैथ को अट्रैक्ट करता है। द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज रिजल्ट ऑफ, जो हम बोलते हैं ना कि हमारे पास इसका इतना वेट है, दैट मीन इस पे इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, इस पे इतनी ग्रेविटेशनल, जितना ज्यादा वेट होगा उतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होगी। तो ये वेट और मैस को अपने, अब यहाँ पर हम वो भी डिस्कस करेंगे कि वेट क्या होता है और मैस क्या होता है, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पर देखिएगा हमारे पास कोई बॉडी है और ये हमारे पास अर्थ है, तो ये अब इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, इसको सेंटर की तरफ, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। थैंक यू सो मच बेटा। नेक्स्ट हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशंस, इसमें ये हम बात करेंगे जो हमारे पास न्यूटन जो ग्रेविटेशनल लॉ है और जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो आपस में किस तरह एक दूसरे के सेम है। तो इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन इस डेफिनेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल क्या होता है। ये अक्सर वो इंटरव्यू में भी पूछता है कि डिफाइन लॉ ऑफ
ग्रेविटेशनल, जब आप प्रैक्टिकल का वाइवा दे रहे होंगे तो इस तरह की चीज़ें पूछ लेता है। और पेपर में भी ये बहुत आता है क्वेश्चंस, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल का एंड ब्राइट्स फार्मूला। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी। थैंक यू सो मच बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।